स्टूडेंट लेट्स क्रैक यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें, सब्सक्रिप्शन पर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले मेरे बारे में जान। मेरे पास 8 वर्षों की शहरों में मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन। मैंने यूपी के 2 बार इंटरव्यू, एससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू किया है और आरपीएस के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित टाइम होता है, क्लास पीडीएफ होती है, पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का प्रोग्राम का बेनिफिट। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने साथ इंगेज होकर डिस्कस, क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है तत्काल क्लियर। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट का और मेंस का दिया जाता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सत्र दिया जाता है। आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी कैसे हल करें और किस प्रकार से मुख्य कक्षा के प्रश्नों का आंसर करें। या आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट अर्थात अनअकैडमी के एक सबसे आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 2 प्रकार का प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है 50,500 है। यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाए। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1000 का है, यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। 24 मंथ प्लस कोर्स आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसका जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वह 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो। यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यह 1,07,000 का है और यहाँ पर भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी यूज करेंगे, आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे, तब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 91,300 में प्राप्त हो जाए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिलता क्या है, आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। ये चारों चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वह है पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फिट। जो पर्सनल कोच है और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है, आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि आप जब देश सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और साथ ही जहाँ पर कंपटीशन सबसे टफ है, प्रॉपर मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपका सही मार्गदर्शन, सही गलत क्या है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराएं, आपके कमज़ोर पक्ष, आपके मजबूत पक्ष के बारे में बताएं और उस पर आपको काम करने के लिए जो आपके कमज़ोर पक्ष हैं प्रेरित करें और खुद भी करें। आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करके सही दिशा निर्देश करें। इसके लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। और जीएस के साथ साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और
आप अनअकैडमी के द्वारा 17 जनवरी को एक मेगा कॉम्बाट जो अल्टरनेटिव संडे को होती है वो आयोजित की जा रही है, जिसका टाइमिंग जो है 11 AM में है। और इस कॉम्बाट में आप पार्टिसिपेट करके इन्वॉल्व करके कई सारे प्राइजेज जीत सकते हैं। आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और ये जो कंटेस्ट फॉर्मेट है ये 45 मिनट का है। 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बाट से है, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी और फिर अल्टरनेटिव संडे को होती है। आप इसमें जो है सो पार्टिसिपेट करके कई सारे प्राइजेज जीत सकते हैं। 1 to 3 रैंक तक का जो प्राइज है, जो रैंक होगा उनको 3 मंथ का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा 10 कोर्स का। और फिर तो 4 रैंक से लेके 150 रैंक तक जिनका आएगा उनको 1000 तक का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। आपके पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इनरोल करें और अपने प्रिपरेशन को भी जज करें और प्राइजेज जीतने का अवसर पाएँ। साथ ही 2021, 22 और 23 को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी को अनअकैडमी के द्वारा कई सारे बैचेज की शुरुआत की गई है। तो आप इन बैचेज का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी तैयारी 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए कर सकते हैं। और बहुत सारे एनसीईआरटी आधारित बैच, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम, आप संपूर्ण चीज़ों को इसमें कवर कर सकते हैं। और साथ ही आप अनअकैडमी का आप कम्बो पैक है वो भी आप ले सकते हैं, जो इकोनॉमिकली आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि 10 कोर्स का ऑप्शनल पेपर का और आइकॉनिक जीएस का आप लेते हैं 12 मंथ का लें या 24 मंथ का लें तो 12 मंथ का 88,705 और 24 मंथ का 1,31,550 510 में। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT आप 10% तरीके से प्लस कोड केस का और प्लस कोड ऑप्शनल का भी आप एक साथ ले सकते हैं और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एकेडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो हाइक करने वाला है। तो आप जल्द से जल्द जितना हो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लें, अन्यथा आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना होगा। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का कल काल का जो सीरीज चल रहा है उसमें सभी का स्वागत है। और इसमें हम लोग जिस सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं मुगल काल में, वह टॉपिक है कल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। कल साम्राज्य का कल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। तो मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग 2-3 क्लास कर चुके हैं, बाकी बचे हुए क्लास अभी करने हैं। तो इस टॉपिक में अब तक हम लोगों ने एक टॉपिक को रिलेट करने के लिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर चुका है पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक है औरंगजेब से संबंधित है। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन ये किस संबंधित है? औरंगजेब से संबंधित है। और औरंगजेब से इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? तो उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि औरंगजेब की जय किस तरीके से होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि औरंगजेब की जय के बारे में कर चुके हैं। और तीसरा इसमें हम लोग औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं, जो इसका धार्मिक नीति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम औरंगजेब से संबंधित इस धर्मोत्कर्ष और विघटन वाले टॉपिक में करने जा रहे हैं, टॉपिक में क्या क्या होगा तो मूल रूप से उसका नाम हो जाएगा औरंगजेब के समय में जो क्षेत्रीय स्वायत्तता या स्वतंत्रता के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता या स्वतंत्रता के लिए जो जन विद्रोह हुए थे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा आज करेंगे। और इसमें जो डिस्कशन में मूल चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा, एक होगा जिस जाट विद्रोह जो इसके शासन काल में हुए थे औरंगजेब के समय पर चर्चा करेंगे। इसके समय जो सतनामी विद्रोह हुए थे तो सतनामी विद्रोह पर चर्चा करेंगे। इसके समय में जो अफगान विद्रोह हुए थे तो अफगान विद्रोह के ऊपर चर्चा करेंगे। और चौथा इसके समय में जो सिख विद्रोह हुए थे, सिख विद्रोह के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि इन समय में जो मारवाड़ का प्रश्न था तो मारवाड़ के जो राजपूत शासक थे उनका भी विद्रोह हुआ था और कुछ उत्तर पूर्व में भी हुआ था, तो उसको एक अलग टॉपिक में लेंगे। आज जो चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा ये 4 टॉपिक
तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। औरंगजेब के समय में जो लोकप्रिय जन विद्रोह हुए थे ये क्या क्या है। तो सबसे पहले जन औरंगजेब के समय औरंगजेब के समय के विद्रोह। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्लियर कर लेना जरूरी है इन विद्रोह पर जाने से पहले कि ये जो जो भी विद्रोह की हमने चर्चा की है, यह विद्रोह कोई पहली बार हुआ था ऐसा नहीं था। कोई पहली बार नहीं हुआ था। पहली बार नहीं, कोई पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि इस तरीके के जो विद्रोह थे जो औरंगजेब के शासन काल में हुए थे, वो पूर्व के शासकों के समय भी हुआ था। पूर्व के शासकों के समय भी हुआ था। पूर्व के शासकों के समय भी पूर्व के शासकों के समय का अर्थ हुआ कि इस तरीके के विद्रोह हम लोग देखेंगे अकबर के शासन काल में भी हुआ था, कुछ जहांगीर और शाहजहां के शासन काल में हुआ था। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ। लेकिन औरंगजेब के शासन काल में जो विद्रोह हुआ था, औरंगजेब के शासन काल में जो विद्रोह हुआ था, ये ध्यान में रखने की जरूरत। औरंगजेब के शासन काल में जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप कुछ अलग था। उसका स्वरूप कुछ अलग था, और उसका जो स्वरूप कुछ अलग था, यानी कि पूर्ववर्ती शासकों के शासन काल में जो विद्रोह हुआ था उससे इसका स्वरूप कुछ अलग था। स्वरूप क्या था? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें से कई विद्रोह हुए और हर एक विद्रोहों के मूल में कुछ अलग अलग कारण थे। जैसे कि आप देखेंगे कि जो राजपूतों ने विद्रोह किया था, तो राजपूत मामलों में इसके मूल कारण जो थे, विद्रोहों के पीछे मूल कारण, राजपूत मामलों में विद्रोह का मूल कारण राजपूत मामलों में विद्रोह का मूल कारण या जो मूल जड़ था, मूल कारण उत्तराधिकार की समस्या थी। मूल कारण उत्तराधिकार समस्या थी। उत्तराधिकार की जो समस्या थी, ये उत्तराधिकार की समस्या थी। जब हम लोग मारवाड़ के साथ औरंगजेब के संबंध को पढ़ेंगे तो किस तरीके से उत्तराधिकार का समस्या क्रिएट हुआ था। उत्तराधिकार के संदर्भ में जो मुगलों की नीति थी, जो अकबर ने मुगल राजपूत नीति तय की थी, क्या क्या मामला था। आपको याद होना चाहिए कि अकबर ने यह तय किया था कि राजपूत के आंतरिक मामलों में मुगल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उसमें कैसे औरंगजेब का हस्तक्षेप होता है, कैसी प्रतिक्रिया दुर्गादास राठौड़ से शुरू होती है, उन सब पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ही इस पर चर्चा होगी। दूसरा जो इसके समय विद्रोह हुआ था वो था मराठों का। तो मराठों का जो विद्रोह था वो क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना से प्रेरित था। मराठों का विद्रोह क्षेत्रीय स्वतंत्रता या क्षेत्रीय स्वायत्तता विद्रोह क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना से प्रेरित था। ये स्वायत्तता की भावना से, इसमें आपने देखा होगा कि जब हम लोग औरंगजेब के या मुगल शासकों की दक्कन नीति को पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि शिवाजी के बाद किस तरीके से संभाजी की हत्या की जाती है औरंगजेब के द्वारा, और संभाजी के मृत्यु के बाद किस तरीके से मराठों का विद्रोह एक जन विद्रोह के रूप में बदल जाता है। पहले ही मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के द्वारा एक राज्य की स्थापना की जा चुकी थी। हालांकि वो मुगल के विरुद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में मराठों में स्वायत्तता की भावना पहले से ही प्रबल थी, और उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों को कर एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जब भी यह विद्रोह हुआ तो इसमें एक क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना प्रबल थी। तीसरा आप देखेंगे कि जाटों के संदर्भ में जो ये मामला था, जो जाटों का विद्रोह हुआ था, जाटों के संदर्भ में इसका संबंध किसानों और जमींदारों से था। संदर्भ में इसका संबंध यानी विद्रोह का संबंध किससे था? इसका संबंध किसानों से था और जमींदारों से। किसानों एवं जमींदारों से था, जाटों के संबंध में जमींदारों से। इसी तरीके से अफगान मामले में देखेंगे तो अफगान मामले में भी कुछ हद तक जो अफगानों का विद्रोह हुआ था, अफगान मामले में भी अफगान मामले में भी क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना काम कर रही थी। क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना काम कर रही थी। क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना काम कर रही थी। इस कार्य नहीं किया जा सकता, वो विद्रोही कबीले के लोग थे, वहां पर भी क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना काम कर रही थी। पांचवा पॉइंट याद रखेंगे, तो सिख का विद्रोह था, तो यह एक मात्र विद्रोह था, सिख का विद्रोह या सिखों का विद्रोह, जिसमें कुछ धार्मिक कूटता। सिख के विद्रोह में
कुछ धार्मिक अंश जरूर था, कुछ धार्मिक अंश जरूर था, कुछ धार्मिक अंश था। और इसके पीछे भी अन्य कारण देखे जा सकते हैं जब विद्रोह पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर हमें यही दिखाई देता है कि औरंगजेब के समय में जो डिफरेंट क्षेत्रों में डिफरेंट विद्रोह हुए थे वो डिफरेंट मुद्दों को लेकर हुआ था। और इन विद्रोह में अधिकांश जो कारण था वो किससे संबंधित था, तो बेसिकली वो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था। विद्रोहों के पीछे जो मूल कारण था वो क्या था, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ था। केवल राजपूत मामलों में आप देख रहे हैं कि एक उत्तराधिकार की समस्या से जुड़ी थी। मराठों के संदर्भ में हालांकि ये क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़ा हुआ था, लेकिन संघर्ष सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में ही हुआ था। जाटों के संदर्भ में तो पूरी तरीके से ये तो है सो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि इन विद्रोहों में अधिकांश का संबंध किसान और जमींदारों से था। अफगान के मामले में भी इसकी पृष्ठभूमि सामाजिक आर्थिक ही काम कर रही थी, लेकिन वो क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना भी उसमें प्रबल थी। और सिखों के विद्रोह में देखेंगे कि कुछ हद तक धार्मिक फूट भी था। इन सभी विद्रोहों में हम लोग देखेंगे कि अंततः क्या हुआ कि औरंगजेब के लाख दबाने के बावजूद भी जाटों के द्वारा भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली गई। जाटों द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, जिसे जाट राज कहते हैं। और इस राज्य के संस्थापक तो हो जाएंगे तो चूड़ामन थे और बदन सिंह थे। चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा एक जाट राज्य की स्थापना। और फिर दूसरे सिख जो विद्रोह हुए थे, तरह से यह विद्रोह आगे चलकर सिख राज्य की स्थापना में कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए इसमें धर्म का फूट के साथ साथ सिख राज्य में भी कुछ न कुछ जरूर स्वायत्तता की भावना काम कर रही थी। और इसी स्वायत्तता की भावना पर आगे चलकर एक पृथक सिख राज्य की स्थापना होती है जो रंजीत सिंह के द्वारा की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसमें जो जाट विद्रोह हुए थे औरंगजेब के शासन काल में, तो जाट विद्रोह किस परिस्थिति में हुआ था और किस प्रकार से हुआ था, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक साथ जाट एवं सतनामी विद्रोह, जाट एवं सतनामी विद्रोह, जाट एवं सतनामी विद्रोह। ये जो जाट एवं सतनामी विद्रोह है, तो सबसे पहले ये जो जाट विद्रोह हुआ था और जो जाट लोग थे कहाँ के रहने वाले थे, किस तरीके थे, तो आप ध्यान से देखिए। जाटों का जो मूल क्षेत्र था, तो इनका जो मूल क्षेत्र बसाव का था और किस तरीके से था, का मूल क्षेत्र सबसे पहले याद रखेंगे यमुना नदी के दोनों किनारे, यमुना नदी के दोनों किनारे। और यमुना नदी के दोनों किनारे के साथ साथ क्या था, ये दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए थे। दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए थे। जाटों में क्या था कि इनमें मातृत्व और न्याय की भावना प्रबल थी। जाटों में मातृत्व और न्याय की भावना प्रबल थी, न्याय की भावना प्रबल थी। और ये भी ध्यान रखेंगे कि मातृत्व और न्याय की भावना इनमें काफी प्रबल थी। और सबसे प्रमुख बात क्या था कि इनमें से जो जाट थे वो अधिकांश जोतदार किसान थे, यानी कि ये जोतने वाले अधिकांश जोतदार किसान थे। और कुछ इसमें जमींदार भी थे, अधिकांश जोतदार किसान और कुछ जमींदार भी थे। तो ये जाटों की क्या थी कि आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि थी। अधिक क्या थे, जोतदार किसान थे और कुछ जमींदार भी इसमें शामिल थे। जाटों का विद्रोह पहली बार हुआ था, यह कोई ऐसा नहीं था, जैसे पहले भी बताया और यहाँ भी आप आपको बता देते हैं कि भूराजस्व की उगाही को लेकर, जो भूराजस्व की उगाही होती थी उसके जो तरीके होते थे, उसके जो दर थे, राजस्व की उगाही को लेकर यानी कि वसूलने को लेकर, भूराजस्व की उगाही को लेकर लेकर जहांगीर और शाहजहां के समय में भी विद्रोह हुआ था। जहांगीर और शाहजहां के समय में भी विद्रोह हुआ था। जाटों ने इन दोनों शासकों के समय में भी विद्रोह किया था। लेकिन इस जाट लोग जो थे, तो जैसे इसको यदि आप बड़े तौर पर इसको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहेंगे तो आप इसको समझिए कि जाटों का जो क्षेत्र था और जहां पर इनका बसाव था, तो उस दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो ये एरिया हो जाएगा जो दिल्ली यमुना और उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा जाट का। तो दिल्ली से जो भी मार्ग
पश्चिम के बंदरगाहों पर जाता था, यानी गुजरात के बंदरगाहों पर जाता था, और जो भी कुछ मार्ग दक्षिण को जाता था। तो दक्कन को जाने वाले मार्ग, यानी कि यहाँ पर ये याद रखना है, जो जाटों का क्षेत्र था वो मुगलों के लिए, जाटों का क्षेत्र यानी कि जिनका वहां पर बसाव था जाट लोग का जिस एरिया में, तो जाट क्षेत्र आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्व का था। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अधिक महत्व का था, और इसलिए यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का विद्रोह हो तो फिर मुगलों के लिए उस विद्रोह से टकराना, दबाना जरूरी हो जाता था। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या था, तो गुजरात के बंदरगाह को जाने वाले मार्ग यहाँ पर जाते थे। गुजरात बंदरगाह को जाने वाले मार्ग इसी क्षेत्र से जाते थे। जाने वाले मार्ग यानी कि वह मार्ग जो दिल्ली से गुजरात के बंदरगाह को जाता था। गुजरात बंदरगाह को जाने वाले मार्ग यहीं से होकर जाते थे, और जो दक्कन को भी जाने वाले मार्ग होते थे, तो दक्कन को जाने वाले मार्ग भी इसी क्षेत्र से होकर जाते थे। इस दृष्टिकोण से जाट का जो क्षेत्र था मुगलों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। ये पॉइंट सबसे याद रखेंगे। तो औरंगजेब के समय में सबसे पहले क्या होता है कि 1669 में तिलपत के जमींदार एक गोकुला के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह होता है। गोकुला के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह होता है, और गोकुला के नेतृत्व में जो जाटों का विद्रोह होता है, ठीक इसी समय क्या होता है कि एक सतनामी लोग भी सामने आते हैं जिनका इन्हें समर्थन मिल जाता है। सतनामी विद्रोहियों का भी इसे समर्थन मिल जाता है, लेकिन सतनामी पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इसका को रिलेशन था तो इसलिए आपको बता दिया। तो गोकुला के विद्रोह को क्या किया जाता है कि बादशाह खुद, औरंगजेब खुद आता है और इनके विद्रोह को दमन कर दिया जाता है। गोकुला को पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और यह भी विद्रोह जो हुआ था स्थानीय जो मुगल मनसबदार के कर वसूल करने के और जमींदारों के दमन करने के तरीके थे, उसी के कारण हुआ था गोकुला का विद्रोह। गोकुला के विद्रोह के ठीक बाद जो है, तो 1685 में जो है सो राजा राम, जो जाट नेता राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और कहा जाता है कि राजा राम ने एक तरीके से अकबर के कब्र को भी लूट लिया था। अकबर, राजा राम के द्वारा अकबर के कब्र को लूट लिया गया था। अकबर के कब्र को लूट लिया गया था। और राजा राम जो था ये औरंगजेब के विरुद्ध इसने क्या किया था, यानी मुगल सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया था। छापामार युद्ध जिसको आप गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, वो छापामार युद्ध, यानी कि गोकुला के नेतृत्व में जो जाटों का विद्रोह हुआ था उससे कहीं या अधिक संगठित जो राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था जाटों का, वह था। अब जाट जो राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हो रहा था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है कि जो कछवाहा एक राजपूत सरदार, कछवाहा सरदार बिशन सिंह, कछवाहा सरदार बिशन सिंह को नियुक्त किया जाता है। और न केवल बिशन सिंह को नियुक्त किया जाता है इन विद्रोहियों को दबाने के लिए, बल्कि बिशन सिंह को इस क्षेत्र का यानी जाट क्षेत्र का बिशन सिंह को जमींदार भी बना दिया जाता है। बिशन सिंह को जमींदार बना दिया जाता है। मुद्दे को लेकर ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो कछवाहा सरदार बिशन सिंह को न केवल विद्रोह नेतृत्व को दबाने के लिए भेजा था, बल्कि पूरे क्षेत्र का जमींदार भी इसको बना दिया था। तो बिशन सिंह ने अपनी कूटनीतिक और प्रतिभा के बल पर किया था कि 1691 तक जाते जाते चूड़ामन, यानी कि जो इसके बाद आ चुके थे चूड़ामन, और राजा राम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। चूड़ामन और राजा राम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि बिशन सिंह ने इन दोनों को एक युद्ध में पराजित किया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी औरंगजेब के समय में ये जाटों का विद्रोह अभी शांत हुआ, लेकिन जो जाटों की स्वायत्तता की भावना थी, जाटों की स्वायत्तता यानी जो उनके अंदर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की भावना आ चुकी थी, स्वायत्तता या स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की जो भावना प्रबल थी, वह नहीं दब पाया था। स्थापित करने की जो भावना थी वह प्रबल थी, और इसलिए क्या होता है कि विद्रोह दबने के बावजूद भी आगे चलकर क्या होता है
कि राजा राम की मृत्यु के बाद आगे चलकर औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय चूरामन और बदन सिंह के द्वारा भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना कर ली जाती है। यानी इनके द्वारा एक भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना कर ली जाती है। यानी कि वह विद्रोह जो एक तरीके से जहांगीर और शाहजहां के समय में भूराजस्व की उगाही उसके दर को लेकर शुरू हुआ था, वह औरंगजेब के समय में भी चलते रहा। औरंगजेब के समय में आप देखते हैं कि गोकुला का होता है, राजा राम का होता है, चूरामन का होता है। हालांकि चूरामन और राजा राम के विद्रोह को कचवाहा सरदार बिशन सिंह के द्वारा दबा दिया जाता है, लेकिन उनके अंतर्गत जो एक क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना आ चुकी थी, एक अलग राज्य स्थापित करने की, वह भावना नहीं दमित हो पाई थी। और इसलिए आगे चलकर क्या हुआ, चूरामन और बदन सिंह के द्वारा एक स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की गई, जिसको हम लोग भरतपुर का जाट राज्य कहते हैं। जब उत्तरवर्ती, यहाँ पर हम आगे तक आपको रिलेट करके ले जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप उत्तरवर्ती मुगल के समय में क्षेत्रीय राज्य पढ़ते हैं ना, यानी 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य पढ़ते हैं, उस 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्यों में कई राज्य आएंगे। जैसे एक जाट राज्य भी होगा, जिसमें हम लोग चूरामन के बारे में, बदन सिंह के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। जाटों के जो अफलातून कहे जाते हैं, उनके बारे सबके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां तक आपको रिलेट कर दिया है। और यहाँ से कई सारा पीटी में प्रश्न आ सकता है कि औरंगजेब के द्वारा जाट विद्रोह को दबाने के लिए किसको सौंपा गया था। क्रम सजाने के लिए आ सकता है कि जो जाटों का विद्रोह हुआ था उसको क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा क्रम में, गोकुला का हो जाएगा। गोकुला के बाद जो है सो राजा राम का विद्रोह हो जाएगा। राजा राम के बाद जो है सो चूरामन का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्रम में भी सजाने के लिए आ जाएगा, तो क्रम में याद रखेंगे। कई बार स्टेट पीसीएस में सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि गोकुला कहाँ का जमींदार था, ये तिलपत का जमींदार था, ये भी याद रखेंगे। और अकबर के कब्र को किसने लूटा, तो इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे। केसी में पूछना होगा, इसका कारण पूछेगा कि जो औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुए थे उसके पीछे रीजन क्या था, तो आप बताइए। तो भूराजस्व की उगाही की जो दर थी, भूराजस्व की जो दर थी और उसके उगाही के जो तरीके थे, जमींदारी के जो प्रश्न थे उस क्षेत्र के, उसी को लेकर यह विद्रोह हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। और इसी समय, जिस समय गोकुला जाट के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, ठीक उसी समय क्या हुआ था कि एक सतनामी नामक धार्मिक पंथ का भी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह जो औरंगजेब के समय में हुआ था, जिससे गोकुला को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला था। तो सतनामी विद्रोह जो हुआ था ना, बेसिकली यह 1672 ईस्वी के आसपास हुआ था, सतनामी विद्रोह। और ये जो सतनामी लोग बसे हुए थे, तो मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर, मथुरा के निकट नारनौल नाम के स्थान पर ये लोग, इनका केंद्र था नारनौल स्थान, ये इनके बसाव का केंद्र था सतनामियों का। तो सतनामी जो थे, बिल्कुल ये भी क्या थे, इनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि में भी क्या था कि अधिकांश, इसमें भी सतनामी पंथ में भी अधिकांश किसान से जुड़े हुए थे। किसान थे, अधिकांश किसान और निम्न वर्ग से जुड़े हुए थे, किसान और निम्न वर्ग से संबंधित थे। वर्ग, निम्न वर्ग से संबंधित थे सतनामी। और सतनामी जो थे, इसमें जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें किसान थे, कारीगर थे, निचली जाति के लोग थे, कई सारे लोग। और ये जो सतनामी थे, ये एक तरीके से धार्मिक पंथ के मानने वाले थे। एक प्रकार का ये धार्मिक पंथ था, तो दादू के विचारों को फॉलो करता था। सतनामी जो थे वो दादू के विचारों को फॉलो करते थे। और इनका भी जो विद्रोह हुआ था सतनामी पंथ का या सतनामी लोगों का, बेसिकली स्थानीय मुद्दों से शुरू हुआ था। और स्थानीय मुद्दों से शुरू होने वाला जो यह विद्रोह था सतनामियों का, स्थानीय मुद्दों से शुरू, और इसके बाद यह तेजी से प्रसार कर जाता है। सतनामी विद्रोह तेजी से प्रसार हो जाता है। और ये जो सतनामी थे, तो एक तरीके से असंगठित थे, उतना ये संगठित नहीं था, लेकिन फिर भी औरंगजेब को खुद आकर, बादशाह को खुद आकर इस विद्रोह को दबाना पड़ता है। बादशाह ने स्वयं, बादशाह ने खुद इस विद्रोह का दमन किया था, खुद इस विद्रोह का दमन किया था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है।
और इस विद्रोह से क्या था कि गोकुला जो सतनामी था, एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी पंथ के लोग, इस विद्रोह से विचारधारा के स्तर पर क्या हुआ, इनकी जो विचारधारा थी, तो विचारधारा के स्तर पर जाट विद्रोह को भी प्रोत्साहन मिला। विचारधारा के स्तर पर जाट विद्रोह को प्रोत्साहन मिला, जाट विद्रोह को प्रोत्साहन, चूंकि ये पुनरुत्थानवादी थे और इनमें भी कुछ न कुछ क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना थी सतनामियों में, क्योंकि यह भी थे धार्मिक पंथ जरूर थे, लेकिन इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी, ये किसान वर्ग से संबंधित थे, इसमें कई दस्तकार वर्ग भी शामिल था, इसमें निचली जाति के लोग शामिल थे, कई प्रकार के व्यवसाय से संबंधित थे। तो यह भी स्थानीय मुद्दों से ही शुरू हुआ था, लेकिन शीघ्र ही एक भयानक रूप धारण कर लिया था औरंगजेब के शासनकाल में। तो दोनों एक पैरेलल विद्रोह हुआ था और उसके बाद उसको दबाने के लिए बादशाह को खुद आना पड़ा था, जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो औरंगजेब के शासन काल में विद्रोह हुआ था वह था अफगान कबायली लोगों का विद्रोह, अफगान विद्रोह। और औरंगजेब के समय में जो अफगान विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर भी यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो अफगान लोग थे बेसिकली बसे कहाँ हुआ थे, ये पंजाब से काबुल जाने वाले जो मार्ग थे, पंजाब से काबुल के क्षेत्र में बसे हुए थे, यानी कि तो पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र है वो, और वहां से अफगानिस्तान के काबुल के क्षेत्र, पंजाब से काबुल के क्षेत्र में इन लोगों का रहना था, यानी केंद्र था रहने का। और ये जो अफगान थे इसमें कई कबायली लोग शामिल थे, इसमें कई कबायली कबीले के लोग शामिल थे, कई कबायली लोग शामिल थे, यानी कि डिफरेंट कबायली कबीले के लोग थे यहाँ पर। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि इन लोगों का जो था ना, यह एक वीरान क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र, वीरान और पर्वतीय क्षेत्र है, और वीरान और पर्वतीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोगों की जीविका की संकट होती है। तो यहाँ पर जो ये कबायली लोग थे इनके समक्ष सबसे मुख्य प्रश्न क्या था, तो इनके जीविका का प्रश्न होता था, जीविका का प्रश्न कि आखिर इनका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि इनका ये क्षेत्र कृषि में, यहाँ पर जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है सो बिल्कुल कृषि होती नहीं थी उस तरीके से, तो कैसे करेंगे, तो ये लोग बेसिकली इनका जो जीविका चलता था, तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पर्वतीय क्षेत्र, इस पर्वतीय क्षेत्र में खैबर दर्रा जहां से होकर व्यापार होता था, तो खैबर दर्रा से होने वाले व्यापारिक कारवा को ये लोग लूट लिया करते थे। खैबर दर्रा के व्यापारिक कारवा, जो यहाँ से व्यापारिक कारवा को होता है, जो संगठित होकर लोग चलते थे, तो व्यापारिक कारवा को लूट कर अपना जीवन यापन करते थे, लूट कर करते थे, लूट कर करते थे। और इसलिए औरंगजेब के समय में इन लोगों का पहली बार विद्रोह हुआ था ऐसा नहीं था। आपको याद है कि अकबर के समय में भी इन कबायली लोगों का विद्रोह हुआ था, अकबर के समय में भी इन कबायली लोगों का विद्रोह हुआ था। और अकबर के समय में जो कबायली लोगों का विद्रोह हुआ था, तो इसी प्रकार के एक कबीलाई विद्रोह के दबाते समय बीरबल की मृत्यु हुई थी, जो आपको बताया था, बीरबल की मृत्यु हुई थी इसी प्रकार के कबीलाई विद्रोह दमन करते समय। और अकबर ने इन विद्रोहियों को दबाने के लिए दो प्रकार की नीति अपना रखी थी। एक तो उनको वो आर्थिक आर्थिक मदद करता था, यानी कि समय समय पर उन लोगों को पैसे और धन दे के उनका मुंह चुप रखा जाता था, क्योंकि इनका बसाव ऐसे क्षेत्र में था खैबर दर्रा के आसपास जहाँ पर ये मुगल व्यापारी कारवा को लूट लिया करते थे, तो आर्थिक मदद करते थे। और जो आर्थिक मदद करने के बावजूद भी बात नहीं आते थे, बादशाह के द्वारा दमन की नीति अपनाई जाती थी, उसका दमन कर दिया जाता था। तो ये पृष्ठभूमि थी जो अफगान लोग थे और इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उसका। और चूंकि क्षेत्रीय कबायली लोग थे, तो कबायली लोगों में क्या होती है ना, दो चीजें होती है। एक स्वायत्तता की भावना इसमें भी प्रबल होती है कबायली लोगों में, स्वायत्तता की भावना, क्योंकि कभी भी किसी शासन के अधीन तो रहते नहीं है कबायली लोग। जैसे कि आप देखेंगे पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्र में जो जनजाति रहते हैं, वो कभी किसी प्रशासन के अंतर्गत तो रहते नहीं है खासकर, तो जाहिर सी बात है कि उनमें स्वायत्तता की भावना प्रबल होती है, और जब उनके आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप करता है तो वो विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। और मुगलों के बाद तो अंग्रेजों के समय में जनजातीय विद्रोह हुए थे, तो उसमें आप देखेंगे वो एक तो
पृथक रहने वाले समुदाय के लोग, क्षत्रिय भावनाएं होती थी। और जब अंग्रेजों ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, कि राजनीतिक प्रक्रिया में, उनके धार्मिक प्रक्रिया में, उनके सामाजिक प्रक्रिया में, उनके आर्थिक प्रक्रिया में, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। हालांकि मुगल काल में मुगलों ने उनके बीच हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि वही मुगल कारवा को लूट लिया करते थे और फिर विद्रोह पर उतारू हो जाते थे। तो स्वायत्तता की भावना प्रबल थी, और कहीं न कहीं ये स्वायत्तता की भावना एक क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने में हो जाती थी। और ये स्वायत्तता की भावना तब और प्रबल हो जाती थी इन अफगान विद्रोहियों के बीच, जब इनके बीच कोई एक शक्तिशाली नेता आ जाता था, कोई नया शक्तिशाली नेता आ जाए तो इनकी भावना और प्रबल हो जाती थी एक नए शक्तिशाली नेता के आने से। और जाहिर सी बात है कि जब इनकी जनसंख्या बढ़ती थी धीरे धीरे, जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या होता था कि इन लोगों को आजीविका के लिए और साधन चाहिए, तो ये और वहां पर उपद्रव करते थे। तो इसी पृष्ठभूमि में क्या होता था, इनका विद्रोह होता था, और ये लूटपाट की गतिविधि से विद्रोह की शुरुआत होती। औरंगजेब के समय में जो विद्रोह हुआ था अफगानों का, इसी पृष्ठभूमि में समझने की जरूरत है। तो औरंगजेब के समय में जो अफगानों का विद्रोह हुआ था, तो उसमें सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वह विद्रोह हुआ था 1667 में। और 1667 में जो विद्रोह हुआ था, वह विद्रोह करने वाला जो नेता था वो भागु था। और भागु जो था यह यूसुफजाई कबीले से संबंधित था। भागु जो था यह यूसुफजाई कबीले से संबंधित था। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर कई कबीले एक साथ रहते थे, तो यूसुफजाई कबीले से संबंधित। और यूसुफजाई कबीले के बाद उस समय एक नेता का उदय हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को इसने क्या किया था कि अपना राजा घोषित कर दिया था, अपना राजा घोषित कर दिया था मोहम्मद शाह को। तो पहला विद्रोह हुआ था भागु के नेतृत्व में। आगे चलकर इसी क्षेत्र में जो दूसरा विद्रोह होता है वो होता है 1672 में। और 1672 में जो विद्रोह होता है वो होता है अकमल खां का होता है, अकमल खां। और अकमल खां का जो विद्रोह होता है यह बेसिकली क्या था, अफरीदी कबीले से संबंधित था। अफरीदी, आज भी शहीद अफरीदी नाम होगा, आज भी अफरीदी लोग हैं वहां पे। तो अफरीदी कबीले के नेता के द्वारा विद्रोह किया गया था। और ये जो अफरीदी कबीले के नेता ने विद्रोह किया था, तो अकमल खान ने खुद को बादशाह घोषित कर लिया था। इस समय खुद को बादशाह या शहंशाह घोषित कर लिया था, खुद को बादशाह घोषित कर लिया था। इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वा दिया था, खुतबा पढ़वाया था, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था। और इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे, यानी एक सोबरजीन शासक का जो पहचान होता है वो सभी कुछ उसने कर लिया था। एक अन्य विद्रोह भी हुआ था औरंगजेब के समय, अकमल खां के विद्रोह, जिसका नाम था खुशहाल खां। खुशहाल खां। और खुशहाल खां जो था यहाँ पर खट्टक कबीले से संबंधित था। खुशहाल खां खट्टक कबीले से संबंधित था। तो इस तरीके से यहाँ पर औरंगजेब के समय में एक के बाद एक विद्रोह हुए थे। और ये जो विद्रोह हुए थे तो यहाँ पर क्या था कि जो खासकर फागू का जो विद्रोह हुआ था यूसुफजाई कबीले का, तो इस क्षेत्र में भी एक क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा देने वाला पुनरुत्थानवादी संप्रदाय काम कर रहा था, जिसका नाम है रोशनिया संप्रदाय। रोशनिया संप्रदाय। और ये जो रोशनिया संप्रदाय था, तो इस रोशनिया संप्रदाय में भी यह भी क्या था, एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी ये पंथ था। धार्मिक पुनरुत्थानवादी, जिस तरीके से आपने अभी सतनामी के बारे में पढ़ा है कि सतनामी भी क्या थे, एक तरीके से धार्मिक पंथ थे। और उस धार्मिक पंथ के लोगों ने भी एक तरीके से क्षेत्रीय संगठन, जो क्षेत्रीय जो मुगल अधिकारियों के जो कर वसूल करने के तरीके थे उसको लेकर उन्होंने विद्रोह किया था, कि जो मथुरा और नारनौल के आसपास के क्षेत्र था वहां पर। ठीक उसी तरीके से रोशनिया संप्रदाय के लोगों के द्वारा भी यहाँ पर फागू के नेतृत्व में जो यूसुफजाई कबीले के लोगों ने विद्रोह किया था उसको समर्थन दिया था। धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था ये। और धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन ने इस फागू के विद्रोह को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विचारधारा के आधार पर समर्थन प्रदान किया था। विचारधारा के आधार पर इसको समर्थन मिला था, विचारधारा के आधार पर
समर्थन। अब इन विद्रोहों को दमन करने के लिए औरंगजेब के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जाता है, तो ये पीटी में आ सकता है कि यूसुफजाई कबीले, इस तरह से कई बार पूछा जा गया है कि भागू किस कबीले से संबंधित था, यूसुफजाई कबीले से, या यूसुफजाई कबीले के किस नेता ने औरंगजेब के समय विद्रोह किया, भागू कब किया। ये तीनों पॉइंट, जो वर्ष है, जो नेता है, जो कबीला है, को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और अकमल खां के द्वारा जो काम किए गए थे वो याद रखना है कि बादशाह खुद को घोषित कर दिया, खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए। अब दमन के प्रयास के तहत या दमन के जो उपाय किए जाते हैं, वो औरंगजेब के द्वारा क्या क्या उपाय किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, औरंगजेब के द्वारा इन अफगान कबीले विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, अमीर खां को भेजा जाता है। अमीर खां को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है। अमीर खां को भेजता है। अमीर खां को भेजा किस लिए, तो विद्रोह का दमन करने के लिए अमीर खां को भेजा। और अमीर खां ने क्या किया कि पहुंचने के बाद भागू, जो यूसुफजाई कबीले का विद्रोह था, भागू के विद्रोह का दमन कर दिया। यानी इसने भागू के विद्रोह का दमन कर दिया, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद उसने क्या किया कि इन अफगान विद्रोहियों पर और एक दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक चाल के तहत जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक, जसवंत सिंह को जसवंत सिंह को जमरूद का थानेदार नियुक्त कर दिया। जसवंत सिंह को जमरूद जमरूद का थानेदार नियुक्त कर दिया। ये एक तरीके से उन लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए थानेदार नियुक्त किया, ये उपाय करता है। लेकिन आगे चलकर जब ये विद्रोह और संगठित होता है, तो संगठित होने के बाद क्या होता है कि दो लीडर की पराजय कर दी जाती है, जो अफरीदी कबीले के नेतृत्व में, या अफरीदी के लोग में, जो अकमल खां खट्टक के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और खुशहाल खां खट्टक के नेतृत्व में, तो ये अफरीदी कबीले का जो विद्रोह था खासकर। इन विद्रोहों के दौरान क्या होता है कि औरंगजेब के दो जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, जिसमें एक का नाम था अमीर खां, जो पहले से ही यहाँ था, और उसके बाद दूसरे को औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था सुजात खां। ये दोनों क्या कर दिए जाते हैं, अफरीदी विद्रोह के समय ये दोनों पराजित कर दिए जाते हैं। ये दोनों पराजित, और इन दोनों की सर्वनाक पराजय दी जाती है अफगान कबीले के लोगों के द्वारा। जब इन दोनों को पराजित कर दिया जाता है, तब औरंगजेब क्या होता है कि खुद पहुंचता है वहां पे। तब क्या करता है कि औरंगजेब खुद पहुंचता है वहां पर। औरंगजेब खुद पहुंचता है कहाँ पर, तो ये पहुंच जाता है एक तरीके से पेशावर, तो आज के पाकिस्तान में होगा। और लगभग 1575 तक औरंगजेब यहीं रहता है, यानी कि 72-73 में ये सभी विद्रोह हुए थे, आप देख रहे हैं 67 में, 72 में, तो 75 तक औरंगजेब यहीं रहता है। और इन विद्रोहों को दमन करने के लिए वह दोनों सहारा लेता है, कूटनीति का भी सहारा लेता है, कूटनीति का भी, और सैन्य शक्ति का भी सहारा लेता है, सैन्य शक्ति का। और इन दोनों ही रणनीति के तहत उसने क्या किया, जो बाकी बचे हुए अफगान कबीलाई लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनका औरंगजेब ने दमन कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ से कई सारे पीटी का प्रश्न बनता है, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन इस विद्रोह का जो परिणाम हुआ, वो औरंगजेब के लिए क्या होता है, वो ध्यान में रखने की जरूरत है। इन विद्रोहों का परिणाम क्या है कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो औरंगजेब ने इन विद्रोहों को दबा तो दिया। खासकर जो अफगान विद्रोह के परिणाम को देखा जाए, औरंगजेब ने दबा दिया, औरंगजेब ने दमन कर दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसने दमन कर दिया। लेकिन इसका दूसरे मोर्चे पर औरंगजेब के लिए बड़ा ही हानिकारक प्रभाव रहा। बड़ा ही हानिकारक प्रभाव क्या रहा, तो इन विद्रोहों के कारण क्या हुआ कि औरंगजेब शिवाजी के ऊपर नजर नहीं रख सके, शिवाजी पर नजर नहीं रख सके। और ये वही समय था जब शिवाजी का काफी तेजी से उत्थान हो रहा था, शिवाजी पर नजर नहीं रख सके। और इसका लाभ अवश्य मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए शिवाजी को मिला, और इसका लाभ शिवाजी ने अवश्य उठाया, या अवश्य मिला, शिवाजी को अवश्य मिला।
मराठा साम्राज्य स्थापित करने में अवश्य मिला, क्योंकि यदि औरंगजेब इन विद्रोहों में नहीं उलझता तो हो सकता था कि वो पहले से ही इस दक्कन के मोर्चे पर आ जाता और कुछ अधिक कामयाबी वो हासिल कर सकता था। और दूसरा, औरंगजेब की जो दक्कनी राज्यों के प्रति नीति थी, राज्यों के प्रति नीति दक्कनी राज्यों के प्रतिनिधि, खासकर जो बीजापुर और गोलकुंडा इस समय थे। दक्कनी राज्य कहने का अर्थ यहाँ पर यही हुआ कि औरंगजेब के समय में जो दो राज्य बचे हुए थे, बीजापुर और गोलकुंडा, इन दो राज्यों के साथ निर्णायक नीति पर पहुंचने में भी विलंब लगा। तो दक्कनी राज्यों के प्रति निर्णायक कदम उठाने में विलंब हुआ। निर्णायक कदम उठाने में विलंब हुआ, लेट हुआ, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि यदि औरंगजेब कम से कम आप देख रहे हैं कि 7, 8, 10 वर्षों तक इस मोर्चे पर वो फंसा रहा था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 67 से ये विद्रोह शुरू हुआ और लगभग 75 तक औरंगजेब पेशावर में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि लगभग 10 वर्ष का समय कम नहीं होता है। और इसी 10 वर्ष के समय में शिवाजी ने अपना तेजी से विस्तार किया, छोटे छोटे दक्षिणी राज्यों को जीतते हुए अपना बड़ा एक मराठा साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इसी के कारण जो है औरंगजेब को जो बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में उपयुक्त फैसला लेने में काफी देर लगा, और जिसका राज्य उन दोनों राज्यों ने भी उठाया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर को सुन चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब जो है अंतिम स्थिति में पहुंचता है इन राज्यों के विलय करने के निर्णय। तो ये इसका जो है औरंगजेब के लिए हानिकारक प्रभाव रहा था, ये ध्यान में रखने की जरूरत। अब औरंगजेब के समय में जो विद्रोहों की हमने एक लिस्ट बनाई थी कि जिसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि हम लोगों ने किस किस विद्रोह के बारे में जान लिया है। तो हम लोग जाट विद्रोह के बारे में जान चुके हैं, सतनामी के बारे में जान चुके हैं, अफगान के बारे में जान चुके हैं, और सिख अब चलेंगे। मारवाड़ का जो प्रश्न है वो मैंने पहले भी तक अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर जो सिख विद्रोह हुआ था और सिखों के साथ जो मुगलों के संबंध थे वो किस तरीके थे, किस प्रकार से हुए, कैसे कैसे औरंगजेब के समय में बदलता गया है, इस पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। तो सिख सिख विद्रोह, तो सिख विद्रोह जो है ना, ये औरंगजेब के समय में हुआ था, लेकिन पहली बार मुगल का और सिख का औरंगजेब के साथ संबंध खराब हुआ हो, ऐसा नहीं था। जहांगीर के समय में भी आप देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जहांगीर के समय में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के समय में गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु अर्जुन देव को खुसरो का शायद आशीर्वाद इन्होंने दिया था। गुरु अर्जुन देव को खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण इनको सजा दी गई थी, ये भी क्लियर है। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण सजा। तो संबंध, मुगल सिख संबंध जहांगीर के समय से ही एक तरीके से आप कहेंगे अच्छे अनुभव के दौर से गुजर नहीं रहे। जहांगीर के बाद शाहजहां के समय में भी आप देखेंगे, शाहजहां के समय में भी कुछ यही स्थिति थी कि शाहजहां के समय में भी मुगल सिख संघर्ष हुए थे। शाहजहां के समय ही मुगल सिख संघर्ष हुए थे, मुगल सिख संघर्ष। तो इससे ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि औरंगजेब के समय अचानक मुगल सिख संघर्ष शुरू हुआ था, ऐसा नहीं था, पहले भी थे। लेकिन औरंगजेब के समय जो मुगल सिख संघर्ष हुए थे, बेसिकली क्या था कि इसका स्वरूप कुछ तब तक अलग हो चुका था, ये ध्यान में रखने की जरूरत। तो औरंगजेब के समय में जो मुगल सिख संबंध हैं या मुगल सिख संघर्ष हैं, तो आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको दो वर्गों में या दो काल फेज में बांटकर समझा जा सकता है। औरंगजेब के समय के मुगल सिख संघर्ष, एक फेज है, तो औरंगजेब जब बादशाह बनता है तो 1657 से लेके लगभग आप इस फेज में काउंट कर सकते हैं 1675 तक का जो समय है, वो पहला फेज एक ये काउंट कर सकते हैं। और दूसरा औरंगजेब के समय में जो 1675 से उसके मृत्यु तक, यानी कि जो 1707 तक का समय है, उस दूसरे फेज में इसको आप काउंट सकते हैं। तो औरंगजेब का जो ये पहला फेज है मुगल सिख संबंध का, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस फेज में कोई टकराव का उदाहरण नहीं मिलता है, कोई टकराव का
उदाहरण नहीं, कोई टकराव का उदाहरण नहीं, बल्कि कि औरंगजेब के समय में इस समय हमें मुगल सिख के बीच अच्छे रिलेशन दिखाई देते हैं। और अच्छे रिलेशन क्या दिखाई देते हैं कि गुरु हरराय का एक पुत्र मुगल दरबार में रहता था। गुरु हर राय का पुत्र मुगल दरबार में रहता था। पुत्र मुगल दरबार में, तो जब तक अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे तब तक मुगल दरबार में रहना संभव नहीं है। मुगल दरबार में रहते थे एक गुरु हरराय के पुत्र। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में जब गुरु का पद संभाला था तेग बहादुर ने, तेग बहादुर द्वारा 1664 में तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर द्वारा गुरु का पद संभालने के बाद, गुरु का पद संभालने के बाद, गुरु का पद संभालने के बाद बिहार के सिख केंद्रों के समर्थन करने के लिए इन्होंने यात्रा की थी। बिहार के बाद बिहार के सिख केंद्रों का समर्थन करने के लिए इन्होंने यात्रा की थी। सिख केंद्रों का समर्थन करने के लिए यात्रा, सिख केंद्रों का समर्थन करने के लिए यात्रा इन्होंने किया था। और इसके बाद यहाँ से यदि आप देखेंगे तो इसी फेज में एक और हमें प्रगति दिखाई देती है। इसी फेज में कि इस फेज में एक और प्रगति क्या है कि सिख बिहार में सिख केंद्रों का समर्थन करने के बाद जो है गुरु तेग बहादुर के द्वारा मुगलों के असम अभियान में, मुगलों के असम अभियान जो हुए थे औरंगजेब के समय, मुगलों के असम अभियान में मानसिंह के साथ थे। मुगलों के असम अभियान में, मुगलों के असम अभियान के दौरान मानसिंह के साथ थे, दौरान मानसिंह के साथ थे। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है, मानसिंह के साथ थे। इसका अर्थ है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि राज्यारोहण से लेके यानी कि 1657 से लेके 1775 तक मुगल का सिखों यानी औरंगजेब का सिख के साथ अच्छे संबंध है, कोई बुरे दौर का संबंध नहीं है। इसके बाद जो दूसरे फेज का संबंध होता है वो बदलना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यानी कि यदि आप औरंगजेब के समय मुगल सिख संबंध का दूसरा चरण पर आप चले जाएंगे, और दूसरा चरण जो बेसिकली कब से शुरुआत हो जाएगा तो 1675 से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 तक है। इसमें इस चरण में सबसे पहले क्या होता है कि जब औरंगजेब बेसिकली क्या होता है कि दक्कन में 75 में दक्कन के अभियान में वो चला जाता है, तो तेग बहादुर को उनके 5 अनुयायियों के साथ पकड़कर दिल्ली लाया जाता है। तेग बहादुर जो गुरु होते हैं, तेग बहादुर को 5 अनुयायियों के साथ, 5 फॉलोअर्स के साथ, अनुयायी के साथ पकड़कर दिल्ली लाया जाता है। पकड़कर दिल्ली लाया गया और उन सभी को क्या किया गया, फांसी की सजा दे दी जाती है। लाया गया और गुरु के साथ उन सभी को फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है। हालांकि इस समय जब दे दी जाती है, हालांकि इस समय जब गुरु को फांसी की सजा उनके अनुयायियों के साथ दी जाती है तो औरंगजेब दिल्ली में नहीं था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिना औरंगजेब की सहमति से, राजधानी में औरंगजेब के ना होते हुए भी बिना औरंगजेब की सहमति से गुरु और उनके अनुयायियों को फांसी की सजा दी गई होगी, ये संभव नहीं है। तो इसका जो कारण है यह कोई स्पष्ट कारण नहीं है। कुछ ग्रंथों में कुछ अलग रूप से वर्णन है, कहीं पर कुछ अलग रूप से वर्णन है। तो इस रूप में जो है सो इसका जो वर्णन है, सबसे पहले जो एक आरोप गुरु के ऊपर लगाया जाता है जिसमें सत्यता का अंश हो या ना हो ये कहना संभव नहीं है। आरोप लगाया जाता है कि संभवतः, पहला जो आरोप है फांसी का, संभवतः गुरु ने कुछ मुसलमानों को सिख बना लिया था। संभवतः कुछ मुसलमानों को गुरु ने कुछ मुसलमानों को
सिख बना लिया था। ये एक इनके ऊपर आरोप है, सिख बना लिया था। औरंगजेब के द्वारा यह आरोप लगाया गया है, पहला। दूसरा जिसका कारण माना जाता है कि गुरु को फांसी दिया गया था, इसका कारण है कि जो कश्मीर का मुगल गवर्नर था, कश्मीर का मुगल गवर्नर, कश्मीर का जो मुगल गवर्नर था, वह स्थानीय हिंदू शासक को, वह स्थानीय, एक तरीके से कहेंगे, स्थानीय हिंदू शासक स्थानीय हिंदुओं पर अत्याचार करता था। जो मुगल गवर्नर था, स्थानीय हिंदुओं पर अत्याचार करता था, अत्याचार करता था। उसके खिलाफ गुरु ने आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ गुरु ने आवाज उठाई थी। तो यह कोई अन्याय भी नहीं था, उसके खिलाफ गुरु ने आवाज उठाई थी, ऐसा कहा। हालांकि समय के आवाज उठाई थी, हालांकि उस समय के जितने भी समकालीन रचनाएं हैं, स्रोत है, उन समकालीन रचनाओं और स्रोत से दूसरे पॉइंट की पुष्टि नहीं होती है कि गुरु ने इस प्रकार का कोई काम किया था, मुगल गवर्नर के विरुद्ध वहां के सरकार का समर्थन या वहां के लोगों का समर्थन किया था, ऐसा कोई हमें मिलता नहीं है। तीसरा पॉइंट यह भी एक कारण के रूप में बताया जाता है कि ठीक इसके बाद जो है सो जब विद्रोह होना शुरू हुआ था और मुगल अधिकारी कश्मीर के हिंदुओं का दमन कर रहे थे, तो वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों का एक शिष्टमंडल गुरु से मिलने आया था। तीसरा पॉइंट जो आरोप है, कश्मीरी ब्राह्मणों का एक शिष्टमंडल, कश्मीरी ब्राह्मणों का एक शिष्टमंडल गुरु से मिलने आया था। शिष्टमंडल गुरु से मिलने आया था, जिसकी उन्होंने सहायता करने का वचन दिया था। मिलने आया था, जिसकी सहायता का वचन गुरु ने दिया था, जिसकी सहायता का वचन गुरु ने दिया था, यानी कि गुरु तेग बहादुर ने दिया था, ये भी। और शायद जो चौथा पॉइंट है, जिसमें संभवतः का कारण आप लगा सकते हैं कि संभवतः गुरु, तो गुरु तेग बहादुर थे, संभवतः गुरु औरंगजेब की मंदिर तोड़ने की नीति से खुश नहीं, औरंगजेब की मंदिर तोड़ने की नीति से खुश नहीं थे। तो खैर जो भी है, तोड़ने से खुश नहीं थे, ये ध्यान में रखेंगे। ये कुछ कारण इतिहासकारों के द्वारा बताए गए हैं गुरु तेग बहादुर को जो फांसी दी गई थी वो। खैर जो भी हो, इसका जब आप मूल्यांकन करेंगे तो इतना ध्यान में रखना है, इसके मूल्यांकन में आपको जरूर ये लिखना है कि जो तेग बहादुर की फांसी की सजा दी गई थी, यह प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुचित और एक संकुचित कार्य था। अनुचित था, प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुचित था, और औरंगजेब के द्वारा उठाया गया यह एक संकुचित दृष्टिकोण का परिचायक है, संकुचित दृष्टिकोण का परिचायक है। किसी भी दृष्टिकोण से औरंगजेब के इस कार्यों की सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि गुरु थे, तो गुरु का काम ही होता है अच्छे विचारों को फैलाना और बुरे विचारों की आलोचना करना। हालांकि जिन कारणों की हमने चर्चा की है, ये किसी भी स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है कि गुरु ने ऐसा कदम उठाया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन आधारों का इतिहासकारों के द्वारा उल्लेख किया गया कि इसके आधार पर औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी गुरु। तो ये किसी भी आधार पर दिया गया हो, गुरु एक समतावादी विचार को फैलाने वाले लोग थे, एक धार्मिक विचारधारा को फैलाने वाले लोग थे, समाज सुधारक थे, समाज में नई विचारधारा का सृजन कर रहे थे, और उनको फांसी की सजा दी गई। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से जो है सो भर्त्सना के योग्य ही, सराहना के योग्य नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी जाती है, तो इसके बाद क्या होता है, सिखों पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, सिखों पर एक तरीके से दबाव आना शुरू हो जाता है। और जब सिखों पर दबाव आता है, तो सिख जो थे बचे हुए, ये अधिकांश पंजाब की पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पंजाब की पहाड़ी में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो तेग बहादुर के साथ औरंगजेब के रिलेशन के बारे में देखा। इसी दूसरे फेज में क्या होता है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह भी आते हैं, और गुरु गोविंद सिंह के साथ भी औरंगजेब के संबंध है वो अच्छे दौर से नहीं गुजरते हैं। तो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह,
औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह। तो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह जो है सभी को पता होगा कि 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने 1699 में एक सैन्य पंथ, जिसको आप कह सकते हो खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना, और खालसा पंथ की न केवल इन्होंने स्थापना की, बल्कि सिख शक्ति को इन्होंने काफी संगठित करने का प्रयास किया। खालसा पंथ स्थापित करने के बाद इन्होंने पंजाब की पहाड़ी में मखोवाल या आनंदपुर शहर को बसाया। मखोवाल या इसी को आनंदपुर कहा जाता है, आनंदपुर को बसाया, और ये जो है ना अपना मुख्यालय यहाँ बना लिया। आनंदपुर को अपना मुख्यालय बनाया इन्होंने, कि पहले ही बता चुका हूँ कि मुख्यालय बनाया, क्योंकि गुरु की फांसी की सजा के बाद जब उनको दी गई थी, तो सिखों पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ था, और वो लोग पंजाब की पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। जब गुरु गोविंद सिंह बनते हैं, गुरु के पद पर आते हैं, तो इन्होंने उसी पंजाब की पहाड़ियों के आसपास मखोवाल या आनंदपुर शहर को बसाया, और वहां पर उसको अपना केंद्र बिंदु बना लिया। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और यहीं से लेकिन जब यहाँ पर मखोवाल और आनंदपुर के क्षेत्र में इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रहने वाले जो पहाड़ी राजा थे, यहाँ पर यानी कि आनंदपुर और उसके आसपास, यहाँ पर रहने वाले पहाड़ी राजा से संघर्ष होना शुरू हो जाता है। पहाड़ी राजा से संघर्ष, और पहाड़ी राजा से संघर्ष इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब तक सिख विद्रोह में एक क्षेत्रीय स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य स्थापित करने की भावना धीरे धीरे प्रबल होनी शुरू हो चुकी थी। तो उसी के कारण जब आनंदपुर के आसपास इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, अपनी गतिविधि करनी शुरू कर दी गुरु ने, तो वहां के जो पहाड़ी राजा थे उनके साथ इनका संघर्ष होना शुरू हो जाता है। और इस संघर्ष में पहाड़ी राजा को कई बार पराजित करते हैं गुरु। पहाड़ी राजा को कई बार पराजित करते हैं। पहाड़ी राजा को कई बार पराजित करते हैं, कई बार पराजित। जब पहाड़ी राजा को कई बार पराजित करते हैं, तो अंततः पहाड़ी राजा के द्वारा क्या किया जाता है, इस पहाड़ी राजा के जो उस क्षेत्र में रहता था, इस पहाड़ी राजा के द्वारा किया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध, यानी गुरु के विरुद्ध मुगल शासक से सहायता मांगी जाती है। मुगल शासक से सहायता है, मुगल शासक से सहायता मांगी जाती है कि हमारी सहायता कीजिए, गुरु हमको परेशान कर रहे हैं। तो मुगल शासक से सहायता मांगी जाती है। और इस समय तक क्या हुआ था कि गुरु का प्रभाव का क्षेत्र भी काफी बढ़ चुका था। तो जाहिर सी बात है कि अब इस संघर्ष में, जिसमें कोई धार्मिक चीज नहीं था, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर युद्ध किसके कारण हुआ था, गुरु का और पहाड़ी राजा का। तो जो पहाड़ी राजा राज कर रहे थे वहां पर, गुरु गोविंद सिंह वहां पर रहने लगे, इनके जो अनुयायी थे वो फॉलोअर्स रहने लगे, धीरे धीरे इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे पहाड़ी राजा के साथ संघर्ष शुरू, और पहाड़ी राजा को कई संघर्षों में पराजित किया। और जब उसको लगा कि वो पराजित नहीं कर सकते गुरु को, तो उसने औरंगजेब से सहायता मांगनी शुरू कर दी। तो पहाड़ी राजा अब इस मौके का लाभ उठाकर, चूंकि धीरे धीरे क्या हुआ था कि गुरु की बढ़ती हुई ताकत से औरंगजेब भी चिंतित था, और इस मौके का लाभ उठाकर उसने क्या किया कि पहाड़ी राजा को सहायता करने का आश्वासन दे दिया। गुरु के विरुद्ध औरंगजेब ने पहाड़ी राजा को सहायता पहाड़ी राजा को सहायता करने का निश्चय कर लिया। पहाड़ी राजा को सहायता करने का निश्चय। और जब औरंगजेब ने पहाड़ी राजा को सहायता करने का निश्चय कर लिया, जाहिर सी बात कि जो संघर्ष पहले पहाड़ी राजा और गुरु के बीच था, वो संघर्ष अब गुरु और मुगलों के बीच कन्वर्ट हो गया। इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। अब औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है, इसके तहत जब उसने निर्णय कर लिया कि पहाड़ी राजा का समर्थन किया करना है, तो औरंगजेब के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। तो अब औरंगजेब के द्वारा उठाए गए कदम, औरंगजेब द्वारा
उठाए गए कदम क्या क्या करता है और किस तरीके से होता है, को ध्यान में रखने की जरूरत। औरंगजेब के द्वारा उठाए गए कदम, तो सबसे पहले औरंगजेब क्या करता है कि गुरु की, मैंने पहले बताया गुरु की ताकत से वो औरंगजेब भी चिंतित था। औरंगजेब ने क्या किया, लाहौर के सूबेदार और सरहिंद के फौजदार वजीर खां, लाहौर के सूबेदार था इस समय, ये लाहौर के सूबेदार एंड सरहिंद का ये फौजदार भी था, सरहिंद का फौजदार, दोनों पद पर ये था एक साथ। तो लाहौर के सूबेदार और सरहिंद के फौजदार का नाम है वजीर खां, को पहाड़ी राजा की सहायता करने के लिए कहा, वजीर खां। और वजीर खां और पहाड़ी राजा दोनों ने मिलकर क्या किया, अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे कि वजीर खां और प्लस पहाड़ी राजा, जो दोनों ने मिलकर, पहाड़ी राजा दोनों ने मिलकर क्या किया, आनंदपुर, जो गुरु का मुख्यालय था, उनके रहने का केंद्र आनंदपुर को घेर लिया, आनंदपुर को घेर लिया। और जब आनंदपुर को घेर लिया तो फिर क्या होता है कि इस आनंदपुर के किले के क्षेत्र में जो पानी जाने का रास्ता था और जो रसद जाने का रास्ता था, पानी एंड रसद जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, पानी और रसद जाने वाले रास्ते को क्या हुआ, बंद कर दिया। और जब ये दोनों रास्ते बंद कर दिए गए तो मजबूरन गुरु को क्या हुआ, किला खोलना पड़ा, मजबूरन किला खोलना पड़ा, किला खोलना पड़ा। लेकिन जब किला खोलने की बात हुई थी तो गुरु को ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि वजीर खां के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आप सरहिंद छोड़कर चले जाएंगे, ये आनंदपुर छोड़कर चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल जो है सो स्वतंत्र पूर्वक निकलने दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से इनको निकलने का वचन दिया गया था कि आप यहाँ से शांति पूर्वक निकलने का वचन दिया था, निकलने का वचन दिया था कि आप अपने अनुयायियों के साथ यहाँ से शांति पूर्वक निकल सकते हैं, ये वजीर खान ने दिया था। इसी के तहत गुरु के द्वारा किले का द्वार खोला जाता है और किले के द्वार खोलने के बाद जब वह बाहर निकलते हैं अपने अनुयायियों के साथ, क्या होता है कि नदी को पार करते रहते हैं, नदी को पार करते समय क्या होता है, एक तरीके से छल कहेंगे इसको, नदी को पार करते समय मुगल फौज द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, मुगल फौज द्वारा आक्रमण, मुगल फौज द्वारा जब एक उफनती हुई नदी को वो पार करते रहते हैं तो मुगल फौज द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। और इस आक्रमण के क्रम में क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र पकड़ लिए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र पकड़ लिए जाते हैं, संघर्ष होती है और गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को पकड़ लिया जाता है। और इन दोनों पुत्रों के सामने औरंगजेब के जो वो सूबेदार था वजीर खां, इसके द्वारा क्या होता है कि दोनों पुत्रों के सामने इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रस्ताव रखा जाता है कि यदि वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, और इस्लाम धर्म नहीं कबूल करेंगे तो परिणाम क्या होगा, ये सभी को इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन जब इनके द्वारा यानी गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के द्वारा जब इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया जाता है, इस्लाम धर्म नहीं कबूलने पर फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो दो पुत्रों को इस तरीके से आगे चलकर और भी कुछ संघर्ष होता है, गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच जो है और संघर्ष होती है, और उन संघर्षों में गुरु के और दो पुत्र पकड़े जाते हैं और अन्य संघर्ष होता है, इसके बाद भी संघर्ष होता है, के बाद भी यानी कि इसके बाद भी मुगल सिख संघर्ष, इसके बाद भी संघर्ष होता है, संघर्ष होता है जिसमें गुरु के दो और पुत्र यानी गुरु गोविंद सिंह में गुरु के दो और पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, गुरु के और दो पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र
मुगलों के साथ संघर्ष में वो अपने चारों पुत्रों को खो देते हैं। 2 को इस्लाम धर्म कबूल ना करने के आरोप में फांसी की सजा, और 2 उसके बाद हुए युद्ध के दौरान जो है सो में मारे जाते हैं। ऐसा कुछ वर्णन हमें मिलता है। अब जब चारों पुत्र गुरु गोविंद सिंह खो बैठते हैं तो इसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए इसके बाद शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए गुरु कहाँ चले जाते हैं? तो तलवंडी नामक स्थान पर चले जाते हैं। शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए तलवंडी चले जाते हैं। हालांकि इसके बाद यह भी उल्लेख मिलता है कि इन सारी घटनाओं के बावजूद जो है सो गुरु के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। गुरु के द्वारा औरंगजेब को पत्र लिखा जाता है। जब वह दक्कन में अपने अभियानों में बीजापुर, औरंगजेब को पत्र लिखा जाता है, और जब वो दक्कन में अभियानों में खासकर मराठा संघर्ष को दबाते रहता है तो वहाँ व्यस्त रहता है, और गुरु के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है कि जो दोनों के बीच झगड़े की स्थिति है वो सलाह मशवरा कर लिया जाए। शायद औरंगजेब भी आश्वासन देते हैं कि आप आइए मिलिए हमसे, और गुरु के द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा भी की जाती है। लेकिन जब तक गुरु और औरंगजेब की मुलाकात होगी उससे पहले ही क्या होता है कि औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगाबाद में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो गुरु की मुलाकात औरंगजेब से नहीं हो पाती है। और जो मुगल सिख संघर्ष है तो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है सो मुगल के तुरात जो बंदा बहादुर बनते हैं उनके समय में भी मुगलों का सिख साथ संघर्ष, जो उत्तराधिकारी मुगल के होते हैं वो संघर्ष जारी रहता है, और आगे चलकर एक सिख राज्य की स्थापना होगी। तो औरंगजेब के समय में इस तरीके से मुगल सिख संघर्ष है, और मुगल सिख संबंध को देखना है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये जो है सो इस विद्रोह से यह एक जरूर सीख मिलती है, या इस विद्रोह से एक जरूर जो इतिहास को दर्शन मिलता है, वह दर्शन यह मिलता है कि किस तरीके से एक समतावादी धार्मिक आंदोलन, कि पहले तो गुरु गोविंद सिंह या उनके जो भी पहले के गुरु थे सभी एक धार्मिक उपदेशक थे, धर्म प्रचार समाज सुधारक के रूप में, सिख धर्म के प्रणेता के रूप में। एक समतावादी धार्मिक आंदोलन एक समतावादी धार्मिक आंदोलन किस प्रकार राजनीतिक रूप धारण करता है, किस प्रकार एक समतावादी धार्मिक आंदोलन किस प्रकार राजनीतिक रूप धारण करता है, ये शिक्षा मिलती है। समतावादी धार्मिक आंदोलन किस प्रकार राजनीतिक रूप धारण करता है, ये हमें शिक्षा मिलती है। और न केवल धार्मिक रूप धारण करती है बल्कि क्षेत्रीय राज्य की स्थापना में कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य की स्थापना में बदल जाता है। इसकी हमें सीख मिलती है, बदल जाता है, यह इतिहास का एक दर्शन मिलता है। क्योंकि भरतपुर में जो जाट राज स्थापित हुआ था, अभी जो बताया वो भी आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल में चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। और फिर आप देखेंगे कि जो सिख राज्य स्थापित होता है रंजीत सिंह द्वारा, वो भी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पहले सिखों के जो धार्मिक, ये एक प्रकार का धार्मिक पंथ था, समतावादी धार्मिक आंदोलन था, वह किस तरीके से धीरे धीरे राजनीतिक रूप धारण करता है, और वह राजनीतिक आंदोलन फिर किस तरीके से क्षेत्रीय राज्य में बदल जाता है, यह सीख मिलती है। ये मुगल सिख संघर्ष से इतिहास को इससे एक दर्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो लेक्चर है सभी को अच्छा लगा होगा। बिल्कुल पीटी आधारित लेक्चर है, इसमें आपको मेंस के लिए कम, लेकिन औरंगजेब की पॉलिसी को ये समझने में आपको मददगार साबित होगा। जब औरंगजेब की पॉलिसी की बात होगी तो फिर आपको मदद समझने में ये मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को भी सभी लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आपके लिए जो है एक सूचना है, सूचना यह है कि 16 जो जनवरी है, तो 16 जनवरी को जो है ना यूट्यूब पर जो है ना एक तरीके से मैराथन सेशन है। और यूट्यूब का जो वो मैराथन सेशन होगा 16 जनवरी को, उस मैराथन सेशन में हमने टॉपिक रखा है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। तो आपका बचा भी हुआ है मध्यकालीन टॉपिक में,
इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे, जैसे आप पहले देखते आ रहे हैं वैसे ही अपना नोट्स बना लेंगे। ये 2.5-3 घंटे का कम से कम एक लेक्चर होगा और इसमें हमारी कोशिश होगी कि भक्ति आंदोलन के हर एक एस्पेक्ट को इसमें कंक्लूड कर दिया जाए। तो भक्ति आंदोलन मैराथन सेशन, और इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये 16 जनवरी को जो यूट्यूब सेशन में मैराथन सेशन होता है उस पर ये आएगा। ये भी प्रीमियर वीडियो ही रहेगा लेकिन मैराथन सेशन करके रहेगा। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि औरंगजेब के बारे में अब आप धीरे धीरे उनके सभी पॉलिसियों को समझ लिए होंगे। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इसका लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। और सभी लोग ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हूं, तो आप इसका भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यदि आप 12 मंथ का अलग से सब्सक्रिप्शन लेते हैं का 27,500 फीस है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और तब जो है सो आपको यह सब्सक्रिप्शन 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें। और अगले वीडियो में फिर से हम आपके लिए औरंगजेब से जो बचा हुआ सेक्शन है वो लेकर आएंगे। तब तक सभी को थैंक यू है, धन्यवाद।